हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अग्रिम शुभकामनाएं भी मैं प्रेषित करता हूँ अपनी तरफ से। और इस कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, उसका शीर्षक है पौधे के प्रकार एवं विभिन्न भाग, यानी प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स। पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। वैसे जनरली हम जानते हैं कि पौधे के अंदर जड़, उसका तना, पत्तियां और उसकी जो शाखाएं होती है। जड़, स्टार्ट करता हूं मैं, तना, शाखाएं और फूल और फल। इस प्रकार से ये पौधे के पार्ट्स हैं। पौधे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, बिना पौधे के संभव नहीं है। हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं, पर्यावरण से संबंधित हमारी जो भी अंतर क्रियाएँ होती है, वो पादपों के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है पौधे। ये हमारे पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और उसके जो वायुमंडल के जो संगठन है उसको बिल्कुल मेंटेन भी रखते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारी जो डेली नीड की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति करते हैं। उसके साथ साथ ये हमें कई प्रकार की औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। औषधियाँ हैं और मकान निर्माण की जो सामग्री है, लकड़ी वगैरह है, और दूसरी जो खाद्य सामग्री है, गोंद हैं, फल है, फूल हैं, ये सब भी हमें इन पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन की पूर्ति भी इन्हीं से होती है, यानी हमारी जो जीविका है वो इसी पे डिपेंड है। हम भोजन भी इसी से प्राप्त करते हैं। हमारे साथ साथ इस जगत में पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब पौधों पर ही निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत जो हरे पौधे होते हैं उसी से शुरुआत होती है। हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो फूड चेन होती है वो चलती है। एक जीव वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, तो उसमें जो सबसे शुरुआत जो होता है वो इस पौधे से ही होता है। लीजिए चलते हैं, हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पौधे के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, उनके आकार के आधार पर, उनके आवास के आधार पर और उनके हैबिटेट्स, जिसको आवास की बात करते हैं, उसके आधार पर और उनकी आयु के आधार पर हमने पौधों को अलग अलग तरीके से इनको वर्गीकृत किया है। यहाँ जब बात करें हम इनके आकार के आधार पर बात करें तो पौधे की जो आकार होता है, छोटा, मध्यम और बड़ा, उसके आधार पर हमने इनको शाक, शाक से मीन्स मतलब होता है हर्ब्स। सबसे पहले जो होती है हर्ब्स होती है, जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, 1 से 1.5 फीट तक इसकी हाइट होती है और इनका जो तना होता है वो कम विकसित होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इन पौधों की जो ऊंचाई है वो लगभग 1 मीटर से भी कम होती है और इसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है, क्योंकि ये साकी होता है। साग सब्जियां इसी से संबंधित हैं, जिसके एग्जाम्पल हम के रूप में हम देखें तो गेहूं है, चावल है, तुलसी का जो पौधा है जो औषधीय पादप है वो भी इसी श्रेणी में है। मसाले वाले जो पौधे हैं, हल्दी, मिर्च, और जो हमारी साग सब्जियों के जो पौधे हैं वो इन साग में या हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है आता है यूप या झाड़ी, जिसको हम श्रब्स बोलते हैं। इनका आकार साग से थोड़ा बड़ा होता है और ये मध्यम आकार के होते हैं। इनका तना काष्ठी होता है, यानी वुडी होता है इसके तने के अंदर,
वुडी पार्ट भी डेवलप होने लग जाता है। इसके तने का रंग सामान्यतः भूरे कलर का होता है। शाक में जहाँ पर तने का कलर हरे रंग का होता है, यहाँ पर उसका कलर भूरा होने लग जाता है। इसमें जो तने का जो निचले भाग होता है उससे कई प्रकार की शाखाएं निकलती है, यानी झाड़ी का रूप आप जानते हैं, हम हमारे आसपास देखते हैं, बेर की झाड़ी है, और जो छोटे पौधे होते हैं उनके अंदर जो उनकी जो वृद्धि होती है वो उसकी जड़ से स्टार्ट होने लग जाती है, और वो हमें इस प्रकार से नज़र आता है। जैसे ये पौधे का जमीन स्टार्ट है, ये इसके अंदर से लेयर, ये इसकी जड़ है, यहाँ से जो पौधे की जो मेन ब्रांच है उसके साथ साथ यहाँ से और उसकी झाड़ियाँ टाइप की स्ट्रक्चर निकलने लग जाती है, छोटी छोटी ब्रांचेस जो इसके मेन स्टेम के साइड में निकलती है, तो इसीलिए हम इसको झाड़ी कहते हैं। जैसे बेर की झाड़ी है, और मेहंदी है, मेहंदी भी झाड़ी वाला पौधा है, गुलाब है, बेर है, केर है। केर बहुत ही पौष्टिक जो उत्पादन देता है, इसकी सब्जी भी बनती है केर से, और इसका अचार भी बहुत पौष्टिक होता है। ये रेगिस्तान में ज़्यादा उगते हैं। हमारे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए बेस्ट रहता है, यानी ये एरिड कंडीशंस के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम झूप और झाड़ी कहते हैं। अब ये पौधे की बात कर लेते हैं बीच में। सबसे जो छोटा पौधा है, पुष्पीय पौधा, उसको हम वुल्फिया कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, तो आंसर है उसका वुल्फिया। मोटाई में सबसे बड़े पेड़ की बात करें, मोटाई में यानी उसके गर्थ की बात करें, जैसे पौधे की एक तो लंबाई होती है और एक उसकी मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, उसमें एक पेड़ है जर्मन शेरमन, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिकोया डेंड्रोन। सिकोया डेंड्रोन गाइगेंटियम। जाइगेंटियम का मतलब होता है, जाइगेंट्स का मीन्स ही होता है बड़ा, ह्यूज, जाइंट्स। इसका तना कठोर होता है, ये हो गया। अब है पेड़, बड़े वृक्ष जिसको हम ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रीज बोलते हैं हम, जो आकार के अंदर बहुत बड़े होते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, सालों साल ये खड़े रहते हैं। इनका जो तना होता है वो लंबा और कठोर होता है, और इसकी जो छाल, जैसे ये इसका स्टेम है, इसको हम स्टेम बोलते हैं, ये स्टेम है, ये पूरा अंदर से ठोस होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके बीच में कैविटी डेवलप होती है, अंदर से ये हल्का सा खोखला होने लग जाता है, और इसका अंदर की जो वुड होती है उसका कलर भी ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। बाहर की, क्योंकि इसकी जो गर्थ है, इसकी जो मोटाई है वो बाहर की तरफ से बढ़ती है, तो जो नई वुड होगी वो बाहर की तरफ होगी, जो ओल्ड वुड होगी वो बीच में यहाँ होती है, इसलिए यहाँ का जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क और गहरा होता है, इसलिए हम इसको बीच का जो भाग होता है उसको हार्टवुड कहते हैं। ये नीम, आम, पीपल और बरगद इस श्रेणी में आते हैं। इसके तने से कई प्रकार की शाखाएं निकलती है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है तो उसकी तने से बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें निकलती है, ब्रांच के बाद के अंदर सब ब्रांचें और निकलती है। पौधों का वर्गीकरण उनकी एज के आधार पर, आयु के आधार पर, पौधे 1 वर्षीय हैं, द्विवर्षीय हैं या बहुवर्षीय हैं, उसके आधार पर हमने पौधों को 3 वर्ग में बांटा है। 1 वर्षीय पादप वो पादप होते हैं जिनका काल, जिनकी एज 1 वर्ष अथवा 1 ऋतु होती है, यानी एक सीजन जिनकी लाइफ स्पेन होता है, उसे हम एनुअल प्लांट भी बोलते हैं। इसको एनुअल प्लांट, यानी इनकी जो लाइफ होती है वो 1 सीजन या 1 साल की होती है, यानी 1 सीजन के अंदर ही इनमें फूल भी बन जाते हैं और फल भी बन जाते हैं, इसलिए इन्हें हम 1 साली पौधा कहते हैं। जो गेहूं, चना और जो पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ भी छोटी होती है। द्विवर्षीय पादप होते हैं जिनका जीवन काल 2 सीजन का या 2 वर्ष का होता है। पहला जो वर्ष होता है उसके अंदर वो अपनी कायिक वृद्धि को डेवलप करते हैं, कायिक वृद्धि होती है, और दूसरे सीजन के अंदर उसमें पुष्प और फल आते हैं, इसलिए इसे हम द्विवर्षीय पादप कहते हैं या द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। पहले वर्ष में इनमें कायिक वृद्धि होती है, इनकी शरीर बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है, और दूसरे ईयर में, सेकेंड ईयर के अंदर या दूसरे साल ये फल और बीज को बनाते हैं और उत्पादन देते हैं। इस प्रकार ये 2 सीजन वाला जो पादप है उसे हम द्विवर्षीय पादप कहते हैं। ऐसे पत्ता गोभी, गाजर, प्याज। लेकिन अक्सर
अभी आप देख रहे होंगे इसका सीजन तो मुश्किल से 3 या 4 महीने का होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो गाजर का जो पौधा हमने लगाया है, एक बार गाजर लगाने के बाद में वो 3-4 महीने बाद में वो फल देना शुरू करती है। लेकिन अगर गाजर को हम उखाड़ते नहीं हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं, उसके जो आगे का जो स्टेम है, तने के ऊपर जाके बीज लगते हैं, फूल लगते हैं, पहले फूल में बीज आते हैं। इसलिए पहली जो ग्रोथ होती है, जो ज़मीन से हमने गाजर को निकाली है, वो है इसकी कायिक वृद्धि। और इसके जो बीज और फल जो हमें मिल रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं। इसलिए इसके 2 सीजन होते हैं। इसी प्रकार जो प्याज है, प्याज की हम खेती करते हैं, तो अगर हमें उसका उत्पादन लेना है तो हम उसको प्याज को निकाल के मार्केट में सप्लाई कर देंगे और उससे हम अपनी इनकम कर लेंगे। अगर हमें प्याज के बीज तैयार करने हैं तो हमें प्याज को अधिक महीनों तक रखना पड़ेगा। प्याज ज़मीन में रहेगा और उसके ऊपर उसका स्टेम डेवलप होगा, फूल और पत्तियां आएगी उसकी, और उसके बाद में जो उसके बीज वो होते हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्याज 2 तरह से लगता है। एक तो इसके पहले पौध तैयार करते हैं हम बीज से, और एक जो छोटे छोटे जो प्याजी होते हैं जिसको हम कांदी बोलते हैं, छोटे बहुत छोटे साइज का प्याज आता है, उसको लाके लगाते हैं। तो प्याज को हम 2 तरीके से लगाते हैं। इसलिए जो प्याज की जो बीज होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे काले होते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें इसको लंबा टाइम तक इसकी खेती या फसल को रखना पड़ता है। इसीलिए ये द्विवर्षीय पादप होता है। पहले साल के अंदर तो इसकी कायिक वृद्धि होती है और दूसरे साल के अंदर इसमें फल और बीज बनते हैं। बहुवर्षीय पौधे वो होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत सालों साल जिंदा रहते हैं, और इनके अंदर जो कास्ट का निर्माण होता है, यानी इसमें जो लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड और गहरे रंग की होती जाती है। और उसकी लकड़ी, उसका जो स्टेम है, उसका तना है, उसका जो बाहरी आवरण है, उसके ऊपर एक छाल का निर्माण भी होने लग जाता है। छाल जो तने के जो सबसे बाहर की जो कोट होती है, बाहर का जो आवरण होता है, उसको हम छाल कहते हैं या उसको हम बार्क कहते हैं, जो पौधे के तने का बाहरी आवरण बनाती है। इस प्रकार के बहुवर्षीय पौधों के अंदर पुष्पन मीन्स पहले उसमें फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद के अंदर उसमें फ्रूट बनते हैं, या फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों चीज़ें होगी इसमें पॉली एनियल प्लांट्स के अंदर। जो बहुवर्षीय पादप हैं ये अधिकतर बहुत आकार में बड़े होते हैं और छायादार होते हैं, और किसी भी प्रकार के जो क्लाइमेट है या मौसम है उससे होने वाले परिवर्तनों को ये सहन कर सकते हैं। यानी कि सर्दी, गर्मी, बारिश सभी में ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है चीड़, नीम, बरगद, पीपल, आम, जामुन, और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो आपके आसपास हैं, जो साइज में बड़े होते हैं। वो सारे के सारे इस बहुवर्षीय पौधे की श्रेणी में आते हैं। आरोहण का मतलब होता है चढ़ने। जैसे पौधे कोई किसी के सहारे से चढ़ता है, या उसका जब तना कमजोर होता है तो वो किसी न किसी सहारे के साथ चढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हम आरोही पौधे, जो किसी के सहारे लेकर चढ़ते हैं। आरोही वे पौधे होते हैं जिनमें पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। या तो कोई हम धागा बांध देंगे, धागे की सहायता से हम उसको ऊपर लिफ्ट ऊपर कर सकते हैं, और उसके सारे वो अपनी ग्रोथ को डेवलप करता है। या फिर किसी अन्य जो पौधा खड़ा है या अन्य प्लांट खड़ा है उसके साथ उसको हम टच करा देते हैं, तो वो उसके साथ धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको परतान या टेंड्रिल्स कहते हैं। इस प्रकार परतान और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो अन्य जो भी चीज़ है उसके सारे उस पौधे की वृद्धि को लगातार बढ़ाते हैं। परतान पर्णवृंत, पत्ती, तने का एक रूपांतरित रूप होता है। यानी जो परतान है ये कैसे डेवलप होगा, ये या तो पर्णवृंत से, पत्ती से, या तने का, यानी पर्णवृंत, पत्ती या तना जो है वो मॉडिफाई होकर, रूपांतरित होकर परतान का रूप ले लेता है, और पौधे को जो उसकी ग्रोथ है, क्योंकि उसका जो स्टेम है वो कमज़ोर होता है, उसको चढ़ने में ये परतान सहायता करता है, जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं। टेंड्रिल। अब टेंड्रिल वाले पौधे कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें टेंड्रिल पाया जाता है, या टेंड्रिल की सहायता से वो अपनी ग्रोथ करते हैं और फल देते हैं? तो ये है ककड़ी, करेला, मटर, तुरई,
ये सारे जो हैं ये आरोही पौधे हैं, या जिसको हम क्लाइंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लाइंबर्स। ये क्लाइंबर प्लांट है जिनको आगे चढ़ाने के लिए या वृद्धि करने के लिए हमें किसी न किसी सहारा उनको देना पड़ता है। मटर का पौधा आपने देखा होगा, थोड़ी हाइट तक तो वो आराम से खड़ा रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसके स्टेम में इतनी मजबूती नहीं होती है कि जैसे मटर लगने लगते हैं या पुष्प आने लगते हैं तो वो नीचे लुढ़कने लग जाता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बांध के रखना पड़ता है। उसी प्रकार से जो तोरी है या लौकी है या ककड़ी की जो बेल होती है, जो बेलदार जो लताएं होती है, उन सब को हम ये आरोही पौधे कहते हैं, उनको बांध के रखना पड़ता है। और क्योंकि ये बड़े ही डेलिकेट होते हैं इसलिए इनको सहारा देना जरूरी होता है। वल्लरी पौधे, वल्लरी पौधे जो होते हैं इनका जो तना होता है बहुत ही कोमल होता है, स्टेम इज बहुत ही सॉफ्ट होता है, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये खड़ा नहीं रह सकता, इसको हम ऐसे तान के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि इसका जो फल होता है ना वो बहुत भारी होता है, बड़ा होता है, इसलिए ज़मीन पर ही, ये ज़मीन पर ही रेंगते हैं। और क्षैतिज दिशा मीन्स हॉरिजेंटल, ज़मीन पे बिल्कुल सीधे लेटे ज़मीन पर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और पहले पुष्प आते हैं, पुष्प आने के बाद में उसके फल लगते हैं। और इनका जो आकार है फल का आकार नहीं है, ये जो पौधे की जो वृद्धि है वो बहुत ही बड़े आकार में होती है। एक जो हम देखते हैं कई बार, हम खरबूजा या एक काचरा जिसको हम बोलते हैं, काचरे की बेल को भी अगर हमने एक जगह लगा दिया तो थोड़े दिनों के अंदर वो पूरी जगह को कवर करके रख लेते हैं, यानी उसकी इतनी ब्रांचेस निकलती है कि एक काचरे से आप आराम से 100-200 काचरे ले सकते हो। इसी प्रकार जो कद्दू है, खरबूजा है, फिर ये तरबूज है, ये सारे इस वल्लरी पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो मैं इसके बारे में छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। जैसे कि हम कोई किसान है, उसने देखा कि जो ज़मीन पे जो पौधा लग रहा है, जो हमने खरबूजा लगाया वो तो आकार में इतना बड़ा है, तो भगवान ने जो सेम का जो पेड़ बनाया है इसके ऊपर सेम इतनी छोटी क्यों लगाई, या जो बेर लगते हैं वो उतने छोटे क्यों लगते हैं, हमें मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है तोड़ने में। जब वो इतना ही विचार कर रहा था, उस सेम के पेड़ के नीचे बैठा था, इतने में वो सेम टूट के उसके सिर पर गिरी। जब सेम उसके सिर पर गिरी तब उसे महसूस हुआ कि चोट तो उसके लगनी थी, क्योंकि सेम गिरे तो भी वो कम से कम 100-200 ग्राम की तो सेम होती है, तो जब सिर पे चोट लगती है तो थोड़ी गहरी चोट ही लगी उसको। तब उसे विचार आया कि सेम इतनी छोटी है फिर भी मेरे सिर में इतनी जोर से लगी, और अगर गलती से ये सेव का आकार खरबूजे जैसे या फिर इससे भी बड़े तरबूज जैसा होता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। कहने का भाव ये है कि जो प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बड़ी ही सोच समझ के मतलब बनाई जाती है, और प्रकृति के विपरीत हमें जाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो ज़मीन पे जो पौधे हैं उनमें लगने वाले फलों का आकार एरियल जो प्लांट हैं उनकी तुलना में बड़ा ही है। कद्दू और ये खरबूजा और तरबूज, इनका जो वेट हम तोल के लाते हैं दुकान से या जो सब्जी वाला होता है उससे, तो तकरीबन ये 2-2, 3-3 किलो के होते हैं, और तरबूज तो 7-7, 8-8 किलो का भी हो सकता है। और कद्दू का आकार भी ऐसा होता है कि कम से कम 3 या 4-5 किलो तक भी कद्दू नज़र आते हैं। और इसी प्रकार खरबूजा है, इनका भी आकार बड़ा होता है। तो जो वल्लरी जो प्लांट्स हैं, कहने का मतलब यह है कि वल्लरी जो प्लांट्स हैं इनके जो आकार हैं साइज में और वेट में ये अन्य जो पौधे हैं उनके फलों से ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं। आवास के आधार पर, यानी इनके जो हैबिटेट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, उसके आधार पर जो प्लांट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जलीय पौधे होते हैं जिसको हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स इसलिए बोलते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी जल में रहने वाले जो पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये कहाँ उगते हैं, इनका जो हैबिटेट कहाँ होगा, ये लगेंगे रिवर के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे जो पौधे पनपते हैं या उगते हैं उसे हम जलीय पौधे कहते हैं। इनकी जो
क्वालिटी है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अन्य पौधों से डिफरेंट होते हैं। एक तो इनका जो स्टेम है, इनका तना है, वो कमज़ोर होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसलिए ये पानी में आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई वजन या कोई इसके पत्तों का या इसके जो पौधे के तने वगैरह का बाहर नहीं आता है, इसलिए वो आराम से फ्लोट कर सकता है वाटर सरफेस के ऊपर। इनकी जड़ें भी जो होती है वो अल्प विकसित होती है, यानी कम विकसित होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक सिंगाड़ा है, जलकुंभी है, कमल है, लोटस है, वेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है। ये जो सारे प्लांट है, पौधे हैं, ये इस जलीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। जलोद्भिद हाइड्रोफाइट जो पादप हैं, जिसको हाइड्रोफाइट भी कहते हैं, इनकी जड़, जैसे अभी हमने बात की, जड़ तना ये अल्प विकसित होता है। और ये एक इसमें स्पेशल क्वालिटी और होती है कि जो जलीय पादप होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती है तो इनके अंदर एयर सेक्स होते हैं, यानी वायु गुहाएं होती है, एयर कैविटीज होती है। एयर कैविटीज की होने की वजह से ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। जैसे आपने देखा होगा कमल के जो पत्ते होते हैं वो आराम से, पत्तियां होती है वो वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है पानी में। और कुछ जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो पौधे पानी के ऊपर भी आके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो पानी के सरफेस भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी टोटली जलमग्न होते हैं, जिसको हम सबमर्ज्ड प्लांट भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जल के पौधे के भी अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, और इनमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकी एयर गुफाएं, एयर कैविटीज होने की वजह से ये वजन में हल्के होते हैं। जलीय पादपों में जो रूट्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो अल्प विकसित होती है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इनमें वायु कोश होते हैं, एयर कैविटीज होती है, जिससे इन्हें जल में तैरने में मदद होती है। दूसरा, इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो कटी-फटी होती है, जो क्या होती है, वाटर फ्लो को ये अवरोध पैदा नहीं करती है, और उनमें से आराम से वाटर बाहर ऊपर से जा सकता है, नीचे से जा सकता है। अगर पत्तियां अगर एक निश्चित आकार की होती तो ये वाटर फ्लो को अवरोध पैदा करती। इसलिए कहीं जो कई प्रकार के जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो कटी फटी होती है और रिबन के समान, रिबन के समान मतलब पतली होती है। आराम से पानी के अंदर इनको अपने आप को रखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जल में जो डूबे हुए जलीय पादप हैं उसको हाइड्रिला बोलते हैं, यानी जो पूरी तरह से जल में डूबे हुए हैं, जिसको हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड प्लांट वो प्लांट होते हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, या जलमग्न प्लांट होते हैं। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। कई बार पूछ लेते हैं कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट में उस प्लांट का नाम बताइए जो पूरी तरह से जलमग्न होता है या सबमर्ज्ड प्लांट है, तो उसका आंसर होना चाहिए हाइड्रिला। वाटर की जो सरफेस है, फ्लोट जो वाटर की सरफेस है उसको हम सतह बोलते हैं। उस पर जो तैरने वाले जलीय पादप हैं, जैसे जलकुंभी। जलकुंभी एक खरपतवार है जो पानी के ऊपर पाई जाती है। इसकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन से टच नहीं होती है, ये फ्री फ्लोट होती है। आज जैसे रेगिस्तान के अंदर मिट्टी के टीले यहाँ से वहाँ उड़ते हैं, सुबह कहीं होते हैं, शाम को और कहीं होते हैं, और दूसरी जगह और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यानी उनका शिफ्टिंग होता रहता है। उसी प्रकार से ये जो जलकुंभी है ये एक ऐसा पादप है जो पानी में पैदा होता है, और इनकी जो क्वांटिटी संख्या है, इनमें जो डिवीज़न होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, और थोड़े समय के अंदर ये पूरे तालाब को या जो जिस झील के अंदर पनपते हैं उसको पूरा कवर कर लेते हैं। इस प्रकार से ये पानी का जो अवशोषण भी बहुत तेज़ी से करते हैं, और पानी की क्वालिटी को भी ये ख़राब करते हैं। मछलियों को जिंदा रहने के लिए भी इनसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ये मैं कह रहा था, ये जलीय पादप ऐसा जलीय पादप है जो पानी की सतह पर यानी सतह पर फ्लोट करता है, और ये तैरता तैरता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे भी हवा का झोंका आता है ये अपने स्थान से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं जहाँ भी ये पादप पाया जाता है तो सुबह झील के इस कोने में है तो शाम को झील के उस कोने में मिलता है, यानी ये तालाब के अंदर चारों ओर फिरता रहता है। उभयचरी जलीय जीव वो हैं
जो जल में और थल में दोनों जगह रह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। याद रखिए इसको, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उभयचारी यानी जो दो जगह रह सके, जल में भी रह सके और बाहर भी रह सके, वो पादप कौन सा है? ये है वेलिसनेरिया। समोद्भिद पादप, समोद्भिद पादप को हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। क्या कहते हैं इसको? मीजोफाइट्स। यानी इनको जिंदा रहने के लिए समान तापमान चाहिए, न ज़्यादा गर्मी चाहिए न ज़्यादा सर्दी चाहिए, न ज़्यादा लवणीय होना चाहिए न ज़्यादा पानी होना चाहिए, यानी इनको सब चीज़ समान चाहिए। तो ये ऐसे क्लाइमेट में पाए जाते हैं जहाँ पर अनुकूल वातावरण मिलता है, और ऐसे पेड़ पौधे स्थलीय पौधे भी कहे जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ जो होती है उसकी दो साइड होती है, एक ऊपरी साइड और निचली सतह, यानी ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ। डोर्सल और वेंट्रल जिसको हम बोलते हैं डोर्सल, डोर्सल जो साइड होती है वो पत्ती की ऊपरी साइड होती है, और जो वेंट्रल होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल यानी निचली जो परत होती है पत्ती की, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। जैसे ये एक पत्ती का आकार में बना रहा हूँ, ये पत्ती है, ये इसकी मिड्रिब है इस तरह से। ये जो मैंने बनाया है चित्र, ये पत्ती का आकार है, ये थोड़ा सा हल्का सा इसका नोच होता है, ये उसका स्टॉक होता है, पर्णवृंत बोलते हैं। ये इसकी मिड्रिब है, मेन जो वेन है इसकी, ये इसका लेमाइना होता है, पर्णफलक, और ये उसका टिप होता है मार्जिन। तो ये जो पत्ती है, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन के सामने, ये है इसका डोर्सल पृष्ठ यानी ऊपरी भाग, डोर्सल पृष्ठ। यहाँ का जो ऊपर का जो पत्ती का भाग होता है, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, वैक्स कोटिंग परत होती है, वो जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका बहुत अहम रोल होता है ट्रांसपीरेशन के दौरान। यानी ये जो पत्ती के दो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट है, जैसे मेरी हथेली दिख रही है, ये जो पत्ती का पार्ट होता है, यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली गिरती है। इस वजह से क्या होता है, इसका ट्रांसपीरेशन कम से कम हो, इसलिए इसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल की परत पाई जाती है। जो पत्ती का जो निचला पृष्ठ होता है ये वाला, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्टोमेटा, स्टोमेटा या रंध्र। ये अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जहाँ से पत्तियों के द्वारा पानी बाहर छोड़ा जाता है वायुमंडल में। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए एक नेसेसरी एविल है, यानी घातक है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए, और हमारा जो क्लाइमेट है वो इस ट्रांसपीरेशन की वजह से ही आसपास का जो वातावरण होता है वो ठंडा या शीतल हमें महसूस होता है। तो वो जो ट्रांसपीरेशन होता है वो लीफ की जो निचली सतह है, जो वेंट्रल साइड होती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, वो इसको रिलीज करते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मरुद्भिद पादप जिसको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, ये बहुत ही क्लासिकल तरह के प्लांट होते हैं। यानी जितने भी जो हमने पौधों की बात करी, सबसे ज़्यादा जो अनुकूलन रख सकते हैं, अपने आप को प्रकृति के साथ ढाल सकते हैं, तो इनका कोई भी सानी नहीं है। ये शुष्क आवास में रहते हैं, बिल्कुल सूखे आवास में, जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, सारी की सारी जो कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन पाई जाती है, वो बिल्कुल इनके जीवन यापन के लिए, इनको जिंदा रहने के लिए बिल्कुल इनके विपरीत होती है। उस स्थिति के अंदर भी ये पौधे अपने आप को जिंदा रखते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान के अंदर जो रहने वाला जो जीव है या मनुष्य है, वो अपने आप को कितनी विपरीत परिस्थिति के अंदर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, उसी तरह ये जो मरुद्भिद पादप हैं ये भी अपने आप को रेगिस्तान में जिंदा रखे हुए हैं, और इन्होंने अपने आप को वहाँ अनुकूलन करने के लिए अपने शरीर में कई प्रकार के इसमें चेंजेज होते हैं जो अन्य पादपों में नहीं होते हैं, वो अनुकूलन इनमें पाए जाते हैं। तो शुष्क आवास में पाए जाने वाले जो मरुद्भिद पादप हैं उसमें है खेजड़ी। खेजड़ी
राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये डंडा थोर या जिसको हम सिंपली थोर कहते हैं, ये इसकी बाड़ बहुत मजबूत होती है। खेत वाले इसकी डंडी को लगाते हैं बारिश के दिनों में, तो पूरी जो खेत होता है उसके चारों ओर एक फेंसिंग, मजबूत फेंसिंग बन जाती है। उसमें से कोई छोटा जानवर भी पार करे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक ये नागफनी होती है, ये ऐसी प्लांट होता है जिसका आकार नाक की तरह होता है। ये वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं। इनके और एग्जाम्पल की बात करें तो ग्वारपाठा, जो सभी तरह के क्लाइमेट में हमारे जो मेसोफाइट्स हैं उस वहाँ भी ये लग जाता है, यानी राजस्थान में ग्वारपाठा सब जगह लग जाता है। ये रामबांस है और एक ओपुंसिया है। ये सारे जीरोफाइट्स के प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं। इनमें जो स्पेशलिटीज़ होती है वो ये होती है कि इनके जो पुष्प, इनके जो पत्तियां हैं वो अपने आप को रूपांतरित करके अन्य कार्यों में लगा लेते हैं। ऐसे पेड़ पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, यानी ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप होते हैं, जैसे गुड़हल, गुलमोहर, गुलाब। ये एक अलग कैटेगरी आ गई जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? वो ऐसे पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में पुष्पों का निर्माण करते हैं। पुष्प जो है वो पौधे का जनन भाग होता है। पुष्प में ही पौधे के जनन अंग पाए जाते हैं और इसको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुड़हल, गुलमोहर, गुलाब और अमलतास। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते उसको हम अपुष्पी या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जैसे मॉस, फर्न। इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिनमें पुष्प नहीं होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहे जाते हैं, अपुष्पी पादप कहे जाते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, और ये जो प्लांट है इसको बोलते हैं अधिपादप। इसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हमने जो मरुद्भिद पादप पढ़े हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, एरिड बिल्कुल शुष्क कंडीशन में पाए जाते हैं, वो हैं ज़ेरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप। ये कौन से हैं? ग्वारपाठा, नागफनी और कैक्टस। यहाँ देखिए इसका जो चित्र है ये कैक्टस होता है। ये जमीन के अंदर काफ़ी गहराई से पानी को सोखने की ताकत रखते हैं, वो इनकी स्पेशलिटी होती है। क्योंकि रेगिस्तान के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तापमान बहुत होता है, हल्की फुल्की बारिश हो भी जाती है तो ज़मीन से वो वाष्पीकरण होकर पानी उड़ जाता है और वहाँ पर दूसरे कोई पौधे अपने आप को जीवित नहीं रख पाते। केवल इसी प्रकार के जो कांटेदार पौधे हैं, इनमें देखिए ये इसका स्टेम है, इसके ऊपर जो ये कांटेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, इस प्रकार के इनके स्पिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ये जो हैं ये इनकी पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। पत्तियां अगर इसमें पाई जाती, अगर पत्तियां होती इसमें पत्तियां, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता है जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। कांटों में क्यों करती है? उसकी एक वजह है, क्योंकि कांटे में रूपांतरण करने के बाद के अंदर इनकी जो सरफेस है वहाँ से कोई भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस या वाष्प उत्सर्जन का प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए ये उस पानी को बचाने के लिए इनके जो पत्तियां हैं वो कांटे में परिवर्तित हो जाती है। इनका जो स्टेम होता है उसके अंदर गूदा भरा होता है, यानी इनमें जो फ्लूइड की मात्रा होती है, इनकी जो स्टेम है जो ठोस पानी जैसी संरचना से भरा होता है, इसको हम गूदा बोलते हैं। वो एक स्टोरेज का काम करता है इसका। इसी प्रकार से ये जो नागफनी है, नागफनी ये बिल्कुल गोल आकार के हैं, यही फर्क है इसके अंदर। कैक्टस थोड़े लंबा होता है, नागफनी गोल आकार में होते हैं। इसके अंदर भी ये जो छोटे छोटे हैं ये स्पिक्यूल्स हैं या स्पाइंस हैं जो पानी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट को बिल्कुल कम रखते हैं और कम पानी में भी अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। ये ग्वारपाठा है, इसके अंदर इसकी जो ये सारी लीव्स है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इसकी लीव्स है, इसकी सब्जी बनती है, इसकी दवाइयाँ बनती है, एलोवेरा जेल इसका बनता है। इसके अंदर भी ये छोटी छोटी जो नोच हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कांटे नुमा संरचनाएं होती है
जो कम से कम पानी को बाहर निकालने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट अगर ज़्यादा होगा तो ये मतलब पतली पड़ जाएगी। इसलिए इनकी जो लीफ है ये सकुलेंट लीफ कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर स्टोरेज, वाटर रिजर्व के रूप में रहता है, और इसमें भी एक मतलब जेल जैसा गुदा भरा होता है। ये जो आपको दिख रहा है प्लांट्स, ये अभिपादप है। ये आर्द्रता जहाँ पर उष्ण प्रदेश और आर्द्र ज़्यादा होते हैं, जहाँ नमीयुक्त स्थान होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो अधिपादप प्लांट लगते हैं। अधिपादप प्लांट वो होते हैं जो किसी दूसरे पादप के ऊपर उत्पन्न होते हैं और वहाँ ये अपनी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे ये एक यहाँ से पौधे की डेवलपमेंट हो रही है, ये इसके रूट्स हैं, और यहाँ पर ये पूरा ये डेवलप होकर ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये एक दूसरा पादप है जो आर्द्रतागाही जो जड़ें होती है। जड़ें क्या करती है, इस पौधे के ऊपर जो नमी है वहाँ से नमी लेती है और अपनी ग्रोथ को पूरा करती है और इस प्लांट की डेवलपमेंट होती है। अधिपादप दूसरे पादप पे जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाए, लेकिन यहाँ ये कहना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पौधे हैं ये पैरासिटिक प्लांट नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेटिक विधि से बनाते हैं, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अपने आप को ये अपनी वृद्धि करने के लिए इनको किसी न किसी दूसरे पौधे के सहारे लेने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसे अधिपादप पौधे कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम एपीफाइट्स भी कहते हैं। एपीफाइट्स जो पौधे हैं वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, लेकिन ये अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया से स्वयं करते हैं। लवणोद्भिद पादप वो होते हैं जो साल्टी एरिया में जो लवणीय जल है, समुद्र के किनारे या जहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, उस जमीन के ऊपर जो पौधे पनपते हैं उसे हम लवणोद्भिद पादप या हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनको हेलोफाइट्स। ये हेलोफाइट्स होते हैं जो लवणीय भूमि में लगते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है पोचुलाका है और चिनोपोडियम है। ये दो तरह के पौधे हैं जो इस लवणीय मृदा और जल में पाए जाते हैं। जो मिट्टी अगर लवणीय है तो उसमें जो पानी आएगा बारिश का पानी वो भी खारा हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा, और उस स्थिति के अंदर जो पौधे जो पनपेंगे उसके ऊपर वो पोचुलाका और चिनोपोडियम तरह के जो पौधे हैं वही उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर लवणोद्भिद पादप का एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल है पोचुलाका, चिनोपोडियम। इनकी जो पत्तियां हैं वो गूदेदार होती है, यानी ये मांसल होती है। गूदेदार का मतलब होता है मांसल, यानी जो पत्तियां जैसे नॉर्मली हम देखते हैं पेपर की तरह बिल्कुल पतली होती है, लेकिन जैसे ग्वारपाठे की पत्तियां मांसल होती है ना, पौधा मांसल होता है, उसी प्रकार से जो लवणोद्भिद पादप की जो पत्तियां हैं या इनका जो स्टेम है जो गूदेदार होता है, समुद्र के तट के पास उगने वाले पादप को हम मैनग्रूव पादप भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनको हम मैनग्रूव प्लांट बोलते हैं। मैनग्रूव प्लांट्स भारत के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जो क्या वो जगह है, कौन सी, जिसको हम सुंदरी वन भी कहते हैं। तो सुंदरी वन से इजीली समझ सकते हो सुंदरबन। जो सुंदरबन जो डेल्टा है, क्या बोला मैं, सुंदरबन जो डेल्टाई एरिया है जहाँ पर जो प्लांटेशन है उसको मैनग्रूव वेजिटेशन या मैनग्रूव प्लांट जो हैं वो वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो कीचड़ वाली दलदली है, वहाँ जो पानी है वो उथला है और ज़मीन के अंदर दलदल ज़्यादा है। वहाँ पर इन पौधों में, कौन से पौधों में, मैनग्रूव पादप के अंदर जड़ें जो हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाती है, लेकिन मैनग्रूव जो वेजिटेशन है, प्लांट है, इनकी जड़ें ज़मीन से वापस ऊपर निकल कर आ जाती है। इस प्रकार की जड़ों को हम निमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनग्रूव वेजिटेशन के अंदर जो मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, अंडरग्राउंड जो रूट्स होती है,
वो जमीन से निकलकर वापस एरियल रूट्स बन जाती है। यानी इनमें जो श्वसन है, एरियल इसलिए है क्योंकि ये बाहर निकलेगी और वहाँ से ये श्वसन करेगी, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन जड़ें कहते हैं। इनमें जो श्वसन होता है वो जड़ से होता है, इसलिए इनको निमेटोफोर कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि निमेटोफोर किस प्रकार के वेजिटेशन में पाया जाता है, तो वो है मैनग्रोव वेजिटेशन। मैनग्रोव जो वेजिटेशन है सुंदरी वृक्ष हैं, वो कहाँ हैं? भारत के सुंदरबन डेल्टा यानी वेस्ट बंगाल में इनकी अधिकता है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन है, उस सुंदरबन के अंदर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अब इसका आकार कैसे, दिखने में कैसे होते हैं? इसमें न्यूमेटोफोर होते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ वृक्ष उसका, न्यूमेटोफोर का। शायद ये रहा, ये जो पादप है ये सुंदरबन में पाया जाता है। मैनग्रोव वेजिटेशन है, ये मैनग्रोव प्लांट है। इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लांट है, पूरा बड़ा प्लांट है। कहाँ उग रहा है? ये समुद्र में उग रहा है, समुद्र किनारे, कोस्टल एरियाज के अंदर। और यहाँ पर पानी है जो ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि गहरा होता तो प्लांट कैसे लगता? नहीं लगता। प्लांट कहाँ लगता है? जहाँ उसके बेस के अंदर कोई ज़मीन है। यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ इसका जो बेस है, यहाँ से इसकी रूट अंदर पानी के अंदर गई हुई है। पानी के नीचे ज़मीन भी है, कीचड़ है, दलदल है और साल्टी एरिया है। क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा सी का एरिया, कोस्टल एरिया है, तो यहाँ का जो पानी होगा वो कैसा होगा? लवणीय होगा। बेस पता है, जनरली यहाँ का जो वाटर होगा वो लवणीय होगा। लवणीय होने की वजह से ये जो रूट्स हैं ये इस दलदल के अंदर अंदर जाती है और वापस ये अपने को आपको बाहर लेकर आ जाती है। ये जो रूट दिख रही है ये सारी क्या है? ये सारी रूट्स है। ये इन रूट्स को किस नाम से जानते हैं? न्यूमेटोफोर्स। इन पे न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो बाहर से एयर लेती है और बाहरी श्वसन करती है। इस प्रकार इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर्स। ये इसके श्वसन को करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जो इतना बड़ा प्लांट है, इसकी जो जड़ है, इसके बाद में जड़ें बाहर निकल आती है, इसको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। और ये जो वेजिटेशन है, ये जो प्लांट है, ये लवणोद्भिद है, हेलोफाइट्स हैं और सुंदरी वृक्ष हैं। ये हो गया, ये वृक्ष बता दिया। अब जो अधिपादप है, अधिपादप की हमने बात करी पिछली स्लाइड में, ये है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स हैं ये उष्ण प्रदेश में जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है लेकिन नमी भी ज़्यादा होती है, उस एरिया के अंदर, उन वनों के अंदर या बड़े वृक्ष होते हैं, ये काफ़ी बड़े वृक्ष होते हैं और फॉरेस्टी एरिया होते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है या जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही सघन होता है। जैसे अफ्रीका है, अमेजन है, क्योंकि वहाँ बारिश भी खूब होती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उन एरिया के अंदर, वनों के अंदर पेड़ों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में डेंसली होते हैं, सघन होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो उन वृक्षों की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, उनके ऊपर इस प्रकार के जो अधिपादप हैं वो डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्या मिल जाती है? वहाँ से उनको नमी मिल जाती है और वो वहाँ उगते हैं। लेकिन ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये पैरासिटिक प्लांट नहीं है। जैसे कि पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप बताओ क्या होता है? पता? हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये होता है अमरबेल। अमरबेल को हम बोलते हैं कैस्क्यूटा, लेकिन वो पैरासिटिक प्लांट है। लेकिन ये जो अधिपादप है जिसको हम बोलते हैं टीनियोफिलम या वेंडा, ये अधिपादप श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 और H2O मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पादप भाग, पादप के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? जड़
यानी रूट्स जो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर होती है, जो पौधे को खनिज लवण की पूर्ति करती है और पानी की सप्लाई लगातार देती है। इस प्रकार से रूट्स और उसको आधार भी प्रदान करती है और पानी का भी प्रदान होता है। और अब ये जो रूट्स हैं ये दो प्रकार की होती है, मूसला रूट और रेशेदार और एडवेंटियस रूट, एडवेंटिटियस ये रूट्स होती है। मूसला रूट्स में एक रूट होती है जिसकी लंबाई काफ़ी गहरी होती है और बाकी जो छोटी छोटी रूट्स उससे निकलती है वो उसी से निकलती है। जैसे ये बेस है, ये एक मेन रूट हो गई और इसी के बाद में इसी से जो छोटी छोटी रूट निकलती है, ये छोटी छोटी रूट निकलती है। इस प्रकार की जो आकार है वो मूसला रूट का होता है। ये यानी एक मेन रूट होती है, उस मेन रूट से छोटी छोटी रूट्स और रोमिल तरह से निकलती है। जबकि रेशेदार जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट्स की श्रेणी में आती है। वो इस प्रकार से होती है, ये बिल्कुल गुच्छे में होती है, यानी बिल्कुल गुच्छा होता है, एक भयंकर जाल सा होता है, ये गुच्छाएं होती है। इस प्रकार की जो रूट होती है वो रेशेदार या फाइब्रस रूट कही जाती है। इसी में एक एडवेंटियस रूट्स होती है जो अपने आकार को पौधे के अनुसार बदलती रहती है। एडवेंटियस रूट्स वो होती है जो रूट जैसी तो दिखती है लेकिन जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ पर ऊपर का और ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ से रूट डेवलप होती है, लेकिन वो रूट की जगह से डेवलप नहीं होकर पौधे के किसी अन्य भाग से डेवलप होती है, उसे हम एडवेंटियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आगे आएगा। मूसला रूट, मूसला मूल में एक मुख्य जड़ होती है, जैसे ये मुख्य जड़ होगी साहब, बिल्कुल जो दिख रही है आपको, और इससे पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है इसके दोनों लेटरल साइड में, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी छोटी छोटी दूसरी जड़ें निकलती है, जैसे नीम के पौधे में, आम के पौधे में ये होती है। तो रूट का काम क्या है? जड़ों का काम है खनिज लवणों का और पानी पौधों को उपलब्ध करवाना और पौधे को स्थिर रखना, मजबूती प्रदान करना। रेशेदार अपस्थानिक जड़ जो एडवेंटियस जो रूट्स हैं ये गुच्छे के रूप में होती है, जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा। मूसला जड़ है उसको हम हाथ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही प्लांट बड़ा होता है उसकी गहराई में चली जाती है, तो मूसला जड़ जो होती है वो ज़्यादा गहरी जाती है, और जो फाइब्रस रूट होती है यह ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। तो हम बाजरे का पौधा है या मक्का का पौधा, उसको हम ताकत से निकाल सकते हैं। जब हम उसको ताकत से निकालेंगे तो हम जैसे देखते हैं, जैसे ये कोई भी ज्वार का एक स्टेम है, उसके नीचे ये जड़ें होती है, इस तरह से जड़ें होती है, बहुत तगड़ी जड़ें होती है इसकी नीचे भयंकर, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं होती है, ये सरफेस पे होती है, जाल सा होता है इनका। इसलिए इसको हम कौन सी जड़ कहते हैं? ये रेशेदार होती है, गुच्छीय जड़ इसको हम कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि स्तंभ मूल और अपस्तंभ मूल भी जड़ें हम अक्सर अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं। अब जो बरगद का पेड़ है इसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो मेन जड़ होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन कई बार जब ये बरगद का पेड़ अपना आकार ले लेता है तो इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं से भी कुछ लंबी लंबी रस्सी नुमा जो आकृति हैं, संरचनाएं हैं, वो ज़मीन पे झूलने लगती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती 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 इस ज़मीन की तरफ आती है, और फिर उन रूट्स का ज़मीन में रोपण कर दिया जाता है। इस प्रकार से वो इस बरगद के पेड़ को सहारा देती है, इसलिए हम उसको इंग्लिश में प्रॉप रूट भी कहते हैं, प्रॉप रूट्स। जो इसको स्तंभ मूल है, जो मेन जो स्टेम है उसको ये सहारा देने का काम करती है, और उस पौधे का जो फैलाव है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बरगद का पेड़ आगे बढ़ता है उसकी हर ब्रांच से इस प्रकार की स्तंभ मूल निकलती रहती है, और वो उस पौधे को मजबूती प्रदान करती है। अगर स्तंभ मूल अगर नहीं हो तो क्या होगा? जो बरगद का जो पेड़ होगा उसकी शाखाएं भारी होकर गिरने लग जाएगी, लेकिन उसको उसकी जो शाखाएं हैं उसको सहारा देने का काम ये स्तंभ मूल करती है। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट्स पाई जाती है हमारे ज्वार, गन्ना और मक्के में। जैसे कि
ये हमने देखा यहाँ पर, अभी एडवेंटिस रूट्स का देख रहे हैं हम। जैसे ये एक पौधा है, मक्के का पौधा है, मक्के के पौधे के अंदर ये इसके नोड्स और इंटरनोड होते हैं। ये जो नोड वाला पार्ट होता है, ये जो बीज का इंटरनोड होता है, ये सरफेस है। ये इसकी अंदर की जड़ें हैं, जो अंदर से फाइब्रस रूट्स हैं, ये फैली हुई है अंदर, गुच्छेदार। अब जब ये पौधे का आकार बढ़ जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, तो ये हिलता डुलता है, हवा के झोंके से ये गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये स्टेम जैसे जैसे डेवलप होता है, इसके ऊपर से, यानी ज़मीन के ऊपरी भाग से यहाँ से और जड़ें निकलने लग जाती है। क्या निकलने लग जाती है? यहाँ से जड़ें निकलने लग जाती है। ये लगभग 2-3 इंच तक जाती है। और ये इस रूट के अलावा इस पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती है और इस पौधे को इधर उधर गिरने से बचाने का काम करती है। तो इस प्रकार हम इसको बोलते हैं अवस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट्स। ये गन्ने, मक्का और ज्वार में पाई जाती है। पत्ती की संरचना यानी लीफ स्ट्रक्चर। पौधे की लीफ कैसी दिखती है? जो पत्ती होती है वो पौधे की ब्रांचेस पे लगती है। ठीक है। इसमें पर्णवृंत है, पर्णफलक है, मध्य सिरा है, उपसिराएं हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण। अब पत्तियों का रोल क्या होता है? पत्तियां एक तो फोटोसिंथेसिस करती है और इसमें वाष्प उत्सर्जन भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन पौधे की वैसे पूरी कंप्लीट बॉडी से होता है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। ये ऑक्सीजन को इनटेक करे, CO2 को छोड़े। तो ये अपनी जो सरफेस है, प्लांट अपने बॉडी की जो सरफेस है वहाँ से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। प्रकाश जो संश्लेषण की जो क्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वाष्प उत्सर्जन है जो पौधे की पत्तियों से होता है। पत्तियों का जो निचला सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस होता है, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से वाटर रिलीज होता है और वो वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो पत्ती का जो आकार है, पर्णवृंत, जहाँ पत्ती ब्रांच से टिकी होती है, मिलती है, उसको पर्णवृंत बोलते हैं। पर्णफलक जो उसका जो आकार होता है, बाहर जो लामाइना होता है, जो चलो मैं एक बता ही देता हूँ पत्ती का आकार। ये शाखा है, ये जो है इसको बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृंत, या इसको स्टॉक भी बोलते हैं। पर्णवृंत, स्टॉक। ये जो है ये इसके यहाँ से लेकर इसके टिप तक जाती है। ये मिड्रिप होती है, मध्य सिरा। ये मध्य सिरा है। क्योंकि चित्र को देखने से, साइंस के अंदर चित्र बहुत ज़रूरी होना चाहिए। चित्र को देखने से हम बिल्कुल उसको एक्चुअल स्थिति से रूबरू होते हैं और बहुत अच्छे से और स्थायी रूप से समझ में आता है। पर्णफलक, ये पूरी जो पत्ती का आकार है, जो इसका जो पूरा जो पेज है, इसका पृष्ठ है, आवरण है, इसको हम पर्णफलक कहते हैं। फलक का मीन्स है इसका पूरा ऊपर का जो भाग है, जहाँ जहाँ से पूरा दिख रहा है, इसको हम पर्णफलक कहते हैं। उपसिराएं, जो उसके जो साइड की जो ये जो निकल रही छोटी छोटी सिराएं, ये तो एक तो होगी मध्य सिरा, ये मेन सिरा होगी। इस मेन सिरा से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, इसको हम उपसिराएं कहते हैं। उपसिराएं, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पत्ती का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। पर्णवृंत की पोजीशन कहाँ होती है, पर्णफलक कहाँ होता है, मध्य सिरा कहाँ होती है और उपसिराएं कहाँ होती है। पत्तियों का कार्य है वाष्प उत्सर्जन, फोटोसिंथेसिस और कुछ हद तक श्वसन क्रिया। हरे पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल व प्रकाश, पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ किसका निर्माण करेगी? ये कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण
कहाँ होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया से होता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? सन की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में होता है। और क्या होना चाहिए? पर्णहरित होना चाहिए, यानी क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। पत्तियों का जो कलर हरा होता है वो इसी वजह से होता है, पर्णहरित की वजह से। और इनकी इसके जो क्या कहते हैं उसको, अभी जो हम उत्पाद बनता है वो तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, लेकिन हमें इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, वो क्या क्या होगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी CO2 प्लस जल मिलकर इसका निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? सूर्य के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये सारी जो प्रोसेस होती है ये पत्ती में होती है, और इस प्रोसेस का नाम प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे बने हुए जो भोजन बना है वो किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च यानी मंड के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। यह मंड पत्तियों में, फलों में और तने में स्टोर करके रखा जाता है, यानी स्टोर्ड रहता है। पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र होते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र छिद्र होते हैं। पत्तियां इन रंध्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन रंध्रों के खुलने से, यानी इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन रंध्रों को स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा। इसको हम स्टोमेटा, इंग्लिश में हम इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं ये खुलने से यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, और स्टोमेटा को कंट्रोल करने वाले दो कोशिकाएं होती है, जिसको द्वारक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि स्टोमेटा को कवर करके रखने वाले या स्टोमेटा को ओपन और खोलने वाले, बंद करने वाले और क्लोज करने का कार्य किन दो कोशिकाओं द्वारा होता है? तो वो उसका आंसर होता है गार्ड सेल या द्वारक्षी कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। वो जो स्पेस होता है बीच के अंदर उसको छोटा बड़ा करते हैं, यानी उसको क्लोज और ओपन करते हैं। इस प्रकार से रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान होता है। तना यानी कि स्टेम, स्टेम का काम क्या है? तना जल व खनिज लवणों का संवहन करके पौधे के विभिन्न जो एरियल पार्ट्स हैं वायवीय भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जड़ से खनिज पदार्थ और जल उपलब्ध होता है तने को, स्टेम को। स्टेम से ये सारे के सारे जो एरियल पार्ट्स हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो लीव्स हैं, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य जो बीच का जो एरिया होता है, पार्ट होता है, स्टेम इसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि लीव्स और रूट्स के बीच का जो पार्ट है वो स्टेम होता है। इसको खनिज लवणों को और जल है इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसको ले जाने के लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशल तरह के जो सिस्टम होता है जाइलम और फ्लोएम का, वो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन को करने में मदद करते हैं। एरियल भाग का मतलब होता है जो ऊपर जो एरियल पार्ट्स में होते हैं, हवा में होते हैं, पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ तक ले जाने का कार्य तने के द्वारा किया जाता है। कुछ पादपों के हरे तने यानी ग्रीन स्टेम होते हैं, उसमें उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे शतावरी, शतावरी एक औषधीय प्लांट है जिसको हम एस्पेरेगस भी कहते हैं। इनके जो शतावरी का जो पौधा होता है, इसका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है। वो ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? इस तने के अंदर ही हो रहा है, और वो भोजन को जो है स्टोर बना के रखता है। जो शतावरी का जो पौधा होता है वो भी मांसल पौधा होता है, उसके अंदर फूड स्टोर होके रहता है। ये एक औषधि है जो जानवरों के अंदर और फीमेल्स के अंदर भी इसका दवाई बना के दी जाती है। उससे
जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उसमें दूध की मात्रा को ये बढ़ाने का काम करती है शतावरी। मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करना। अब तने का कार्य क्या है? जब जल की कमी होती है पौधों में, तो उसको मतलब डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उस जल को स्टोर करने का कार्य तनों के द्वारा किया जाता है। किसमें? मरुस्थलीय पौधों के अंदर। इस प्रकार से ये तनों का अनुकूलन है कि वो जो वाटर है, क्योंकि पानी की वैसी कमी है, उस पानी को स्टोर करके रखते हैं और उसको संग्रह कर लेते हैं। जैसे थोर के अंदर कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक जनन का मीन्स होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपेगेशन। ये एक जनन विधि है जिसको अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, कायिक जनन। इसमें क्या होता है? पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है। यानी जनन के लिए हमेशा दो पौधे या दो एनिमल या दो प्लांट्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जब एक ही पौधे से उसके कोई पार्ट अलग हो जाता है और पौधे के किसी भी पार्ट से हम नए पौधे का निर्माण करें तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। पौधे के भाग से ये चमेली और गुलाब, तो चमेली और गुलाब को हम जैसे उसकी जो कोई भी एक शाखा है, ब्रांच है, उसको अगर हम सही वातावरण में, बारिश के मौसम में और सही जलवायु के अंदर अगर हम लगाते हैं तो चमेली और गुलाब का पौधा लग जाता है। उसके लिए हमें अलग से कोई बीज तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आराम से हम उसकी कलम लगाकर, कलम को काटकर, उसके ब्रांच को काटकर हम नए पौधा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नए पौधे का जो जन्म होता है वो कायिक प्रजनन कहलाता है। सहारा प्रदान करने के लिए जैसे टेंड्रिल, टेंड्रिल्स जो हैं वो इस तने का रूपांतरण है। वो हमने कहाँ देखा? वो हमने मटर में। और इस प्रकार के जो और भी जो प्लांट हैं जिसमें सारे वाली जरूरत पड़ती है वो टेंड्रिल्स कहलाते हैं, जिसमें तना टेंड्रिल्स के रूप में रूपांतरित या प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आलू, हल्दी, अदरक भूमिगत, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। कौन से? आलू, हल्दी, अदरक के रूपांतरण हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं अदरक क्या है? अदरक तना है या जड़ है? मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर लगती है तो इसको जड़ बता देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अदरक है क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। हल्दी, हल्दी भी ज़मीन में लगती है लेकिन इसको भी लोग गलती से जड़ बना देते हैं, लेकिन ये स्टेम है। आलू ज़मीन में लगता है, इसको भी जड़ के रूप में मान लेते हैं, ट्यूबरस मान लेते हैं, लेकिन ये भी स्टेम है। इस प्रकार से जो तने का रूपांतरण है इसमें गलती मत करना। अदरक, हल्दी और आलू ये तीनों ही तने के रूपांतरण हैं, ये जड़ें नहीं हैं। ये फूड स्टोरेज का काम करती है। तने का जो वायवीय रूपांतरण है, तने का एक तो अंडरग्राउंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेम, और ये जो तने का है एरियल, यानी जमीन के ऊपर जो तना किस प्रकार से अपने आप को रूपांतरित करता है उसके बारे में है। ये दो तरह से पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व। फिलोक्लेट कई बार पूछ लेते हैं, फिलोक्लेट का एग्जाम्पल दीजिए, तो फिलोक्लेट का एग्जाम्पल है नागफनी और रसकस, यानी नागफनी और रसकस, ये फिलोक्लेट है। और दूसरा है जो पर्णाभ पर्व है क्लेडोड। क्लेडोड के बारे में इसका जो एग्जाम्पल है वो शतावरी या एस्पेरेगस होता है। ये औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं। दुधारू जो जानवरों के जो दूध की मात्रा को बढ़ाने के अंदर इस औषधि का बहुत पुरातन काल से प्रयोग होता आया है। पत्ती का रूपांतरण, पत्ती के हम किस किस फॉर्म में हम इसको रूपांतरित कर सकते हैं? प्रतान यानी टेंड्रिल। टेंड्रिल जब स्टेम टेंड्रिल के रूप में आता है तो हम उसको प्रतान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मटर में होता है। पर्ण अंकुश यानी लीफ हुक, कई बार हम देखते हैं कि पत्ता कोई है वो एक हुक की भांति अपने आप को अरेंज कर लेता है, यानी किसी जानवर की चमड़ी में या उसकी जो पूंछ है उसके अंदर इस प्रकार के हुक लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। वो इस पत्ती का रूपांतरण, क्योंकि सूखने के बाद के अंदर वो पत्ती है वो गिरती है, तो वो जो हुक बना हुआ पत्ती जो हुक बनी हुई है वो उस जानवर के साथ चिपक के आ जाती है। अक्सर हम उसको देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बिगोनिया, जो लीफ हुक, पत्ती इसकी जो लीफ हुक के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पर्णशूल, पर्णशूल का मतलब जब पत्ती कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है,
स्पान का मतलब होता है नुकीला कांटा, ये सत्यानाशी का पौधा होता है। पीले रंग का एक फूल होता है, उसके आसपास फूल के नीचे जो होते हैं, जो पत्तियां होती है, वो बिल्कुल कांटेनुमा संरचना होती है। यानी कि आप इस फूल को या इसको फूल को देख के आप पास जाते हो, उसको अगर पकड़ना उखाड़ना चाहते हो तो आपके हाथों में पहले कांटे चुभेंगे। घटपर्णी पादप होता है, इसका एग्जाम्पल है निफेंथस। निफेंथस को हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, दिखने में बड़ा ही सुंदर प्लांट लगता है, लेकिन सुंदर दिखने का मतलब है इसके पास जाने का नहीं है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर इसमें अट्रैक्टिवनेस होता है, इसके चमक दमक को देखकर इंसेक्ट इसके पास आता है, और वो जब इसके पास में आकर इसके ऊपर बैठता है और उसको इसमें चमकीली चीज़ें नज़र आती है तो वो उसमें एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसका ओपरकुलम होता है, वो उसको ढक देता है, और जो कीड़ा है, जो कीट है, वो इस थैले के अंदर बंद हो जाता है। इस पिक्चर प्लांट के अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो उस कीट या जो पतंगा होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और उससे अपनी जो नाइट्रोजन की पूर्ति, अमीनो एसिड्स की जो पूर्ति होती है, उसको पूरा कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाले, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? घटपादप या नेफेंथस, जिसको पिक्चर घटपर्णी पादप भी बोलते हैं इसको। इसका एक नाम और है घटपर्णी। पर्णी का मतलब होता है पत्ती, घट का मतलब होता है घड़ा। यानी इसका जो आकार होता है वो एक मटकी नुमा होता है, इस प्रकार का आकार होता है। इस प्रकार का ये आकार होता है। यहाँ पर इसका एक ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये ओपरकुलम होता है। जैसे ही कोई कीड़ा उड़ के यहाँ पर आता है, यहाँ बैठता है, यहाँ पर बड़ी अट्रैक्टिव नेचर का कलर होता है, ये बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। ये इस प्रकार से इसकी जो लीफ होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। यानी जो लीफ होती है आगे जाके लेमाइने से ये एक थैलीनुमा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से जैसे कोई इंसेक्ट एंटर होता है, यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। वो जैसे यहाँ एंटर हुआ, यहाँ इसके इस जानवर को डाइजेस्ट कर देगा, और यहाँ से इसका जो डाइजेस्टिव जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और अपनी जो आहार की पूर्ति ये पूरी कर लेगा। अब ऐसे पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, तो ये अपने नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि इंसेक्ट के जो बॉडी होती है उसमें ये अमीनो एसिड को कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, इस जो एनिमल जो भी है, छोटा कीड़ा है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद के अंदर ढक्कन खुलता है और इसको वापस ये तेजी से एक्सपेल करके निकाल देता है। और जो एक्सपेल निकालने वाली चीज़ें क्या है, वो इस कीट के पंख होते हैं जो उसके काम के नहीं होते हैं, और अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि घटपर्णी पादप अपने नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करते हैं, इसलिए हम इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। इसी श्रेणी के अंदर एक ब्लैडरवर्ट आता है जिसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया भी इंसेक्टिवोरस प्लांट की श्रेणी में आता है। पादप ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के हैं? विभजोतक ऊतक, ये 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट ऊतक। शीर्षस्थ होता है एपिकल मेरिस्टेम, ये सबसे ऊपर पाया जाता है और पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी करता है, उसकी हाइट को बढ़ाता है। पार्श्वीय होता है लेटरल, जो पौधे के स्टेम के दोनों साइड में होता है, लेफ्ट और राइट में पूरी तरह से इसको कवर करके रखता है, इसलिए हम इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्योंकि ये पौधे की जो मोटाई है, उसकी गर्थ है, उसको बढ़ाने का काम करता है, उसमें वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट ऊतक है, ये पर्ण संधियाँ होती हैं, यानी ये जो पादप है इसके बीच में ये जो जगह होती है, ये नोड है, और ये नोड और ये इंटरनोड। तो अंतर्विष्ट ऊतक जो होते हैं वो इस जो नोड है, बीच में इंटरनोड है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार से पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो विभजोतक ऊतक का 3 प्रकार के हो गए, शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट मेरिस्टेम। स्थायी ऊतक की बात करें
तो ये है ऊतक हैं जो विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। अब स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उसे देख लेते हैं। स्थायी जो ऊतक होते हैं, हाँ, विभज्योतक ऊतक की जो लोकेशन होती है, यानी विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, वो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी पोजीशन पे होता है। जैसे ये जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी करता है। शीर्षस्थ या एपिकल। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जो ये जो नोड हैं, ये इंटरनोड है, ये नोड है, इस पर्व संधियों पे जो होता है, ये क्या होता है, ये जो बीच का जो गैप होता है इंटरनोड है, इसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हम पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। ये दोनों साइड में पाया जाता है। पौधे की पूरी लंबाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक रहता है ये। तो ये पौधे की जो मोटाई है, उसकी गर्थ है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। सरल स्थायी ऊतक, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, पहला जो उसका जो पार्ट है वो है मर्दूतक, या जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये लिविंग सेल से बना होता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर हम ऊतक की बात कर रहे हैं। ऊतक जो है ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ कोशिकाओं से, यानी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब विशिष्ट प्रकार का कार्य करने लगती है तो हम उसको ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं ऊतक के अध्ययन को? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, सबसे बड़ी संख्या में जो ऊतक पाए जाते हैं पौधे के अंदर, वो मर्दूतक ऊतक पाए जाते हैं। ये लिविंग होते हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत बड़े बड़े स्थान्स होते हैं, यानी जैसे ये कोशिका है तो ये जो बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम रिक्त स्थान। अब जैसे यहाँ पर ये कोशिका है, यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया, यहाँ ये रिक्त स्थान हो गया, यहाँ ये रिक्त स्थान, यानी इन मर्दूतक कोशिकाओं के अंदर बीच में स्पेस होता है। इन कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक का निर्माण होता है। इनका काम क्या है? इनका काम है भोजन का स्टोरेज करना, भोजन का स्टोर करने का काम मर्दूतक ऊतक कहते हैं। इसका नाम ही मर्दूतक है, पैरेन्काइमा। इनमें क्लोरोफिल होता है। भाई इसमें क्लोरोफिल है तभी तो ये भोजन बनाएंगे, उसका स्टोरेज करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा नाम है वो है क्लोरेन्काइमा। इसका जो प्रकार है पैरेन्काइमा का ही प्रकार है क्लोरेन्काइमा, और एक प्रकार है इसका एरेन्काइमा। ये भी इसका प्रकार है। पैरेन्काइमा के दो प्रकार हो गए, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इसको क्लोरेन्काइमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हरित ऊतक पाया जाता है, इसलिए क्लोरेन्काइमा है। ये ग्रीन होता है। ये जलीय पौधों में कोशिकाओं के मध्य हवा की गुहेकाएं होती है, तब उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो क्लोरेन्काइमा, और इसमें अगर एयर कैविटीज मौजूद है पैरेन्काइमा में तो हम इसको बोलते हैं एरेन्काइमा। कोलेन्काइमा, इसका जो स्थायी जो ऊतक है उसका जो सेकंड नाम पार्ट है, जो दूसरा जो इसका प्रकार है वो कोलेन्काइमा, इसको हम स्थूल कोणात्मक कहते हैं। ये पौधे में लचीलापन लाता है, यानी पौधे में जो मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है वो ये काम करता है। और यांत्रिक सहायता, यानी उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। पौधे में हम देखते हैं कई बार पौधे को हम ऐसे बैंड करा देते हैं, फिर भी वो पौधा, उसका जो स्टेम है वो टूटता नहीं है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो पौधा वापस खड़ा हो जाता है। उसकी वजह है ये कोलेन्काइमा। ये जीवित कोशिकाएं होती है, ये भी जीवित कोशिकाएं होती है, और इनके बीच में बहुत कम स्थान होता है। जैसे कि पैरेन्काइमा के अंदर जो स्थान होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इन जो कोलेन्काइमा होता है इसके अंदर स्पेस तो होता है लेकिन इतना नहीं होता, बहुत कम स्पेस होता है, यानी इतना सा स्पेस होता है इसके अंदर, बहुत कम मात्रा में स्पेस होता है। यानी कोशिकाएं जो होती है वो बहुत पास पास होती है और अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देती है। तो दो प्रकार हो गए, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तीसरा जो प्रकार है वो है स्केलेन्काइमा। ये पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है क्योंकि ये बिल्कुल स्थायी होता है और ये डेड होता है। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो डेड कोशिकाएं और मृत कोशिकाएं होती है। यानी इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी की होती है? मृत कोशिकाएं होती है। इनकी ये पतली और लंबी होती है। ऊतक की जो भित्ति होती है वो लिग्निन नामक पदार्थ की बनी होती है। इस वजह से इसकी जो कोशिकाओं जो भित्ति होती है, ऊतक की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता है। कोशिकाएं होती है जो बहुत ही पास पास होती है, और इस प्रकार से जो ऊतक का निर्माण होता है उसको हम स्केलेन्काइमा कहते हैं। ये
प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यांत्रिक प्रदान करते हैं, लेकिन इसको अगर हम ज़्यादा करते हैं तो ये टूट जाती है। इसके कारण इसका जो आंतरिक स्थान इसमें यानी इसमें किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जो पौधे कहाँ पाया जाता है, ये स्क्लेरन कायमा स्टेम में फल व बीजों का आवरण, यानी फल और बीजों के जो छिलके होते हैं वो इस स्क्लेरन कायमा के बने होते हैं। पौधे का जो तना होता है, ये तना होता है, इसके चारों तरफ जो बाहर जो हार्ड लेयर होती है, ये जो है ये इस पौधे का स्क्लेरन कायमा का पार्ट ही होता है। काम है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सहारा देना, पौधे को मजबूती प्रदान करना, और उसके जो आंतरिक ऑर्गन्स है, उसके जो आंतरिक इंटरनल पार्ट्स हैं, उसको ये मजबूती और सुरक्षा या उसकी रक्षा करने का कार्य करने का काम स्क्लेरन कायमा या दंडोतक ऊतक का होता है। जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये सारे जो होते हैं वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वो एक यूनिट के अंदर पूरा काम करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, ये पहला है जाइलम और एक दूसरा है जिसका नाम है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो जल का खनिज का ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तो जो फ्लोएम है वो पत्तियों में जो भोजन बना है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें स्टोर जो मंड है, उसको पौधे के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो एक जो जाइलम है इसको हम दारू भी कहते हैं। ये एक लकड़ी का प्रकार है जो बहुत सारी सहवन ऊतकों से मिलकर बनता है। सहवन ऊतक का मतलब होता है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टिश्यूज हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? ये जल व खनिज लवणों का। जल व खनिज लवण हैं उसको ये जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। किसके माध्यम से करेगा? जाइलम के माध्यम से करेगा। अब जाइलम कितने प्रकार के हैं? जाइलम भी आगे 4 प्रकार के हैं। वाहिकाएं जिसको हम ट्रैकिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिड्स। इसको ट्रैकिड्स कहते हैं। ये वेजल्स होते हैं, वाहिकाओं को वेजल्स कहते हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा है और ये जाइलम फाइबर या रेशे होते हैं। इनमें ये 3 होते हैं, ये जीवित होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये मृत ऊतकों से बना होता है। यानी इस प्रकार जो जाइलम होते हैं जल और खनिज का जो मेन जो काम होता है वो होता है जल और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन। जड़ से तने के माध्यम से ऊपर तक ले जाने का काम होता है। तना, पत्तियां और जो उसकी ब्रांचेज है उसको जल और खनिज की सप्लाई होती है। उस वजह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं दूसरा जो वैस्कुलर बंडल है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है वो है फ्लोएम। अब फ्लोएम को हम बास्ट टिश्यूज भी कहते हैं। इसका काम ये है, ये भी एक वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वैस्कुलर बंडल्स हैं। उसका एक सेकंड टाइप है जो भोज्य पदार्थ, जो भोजन जो बना है उसका परिवहन करता है, यानी भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो हमारे फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। जड़ों तक पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। जाइलम 4 प्रकार के हैं तो फ्लोएम 5 प्रकार के हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो चालनी कोशिकाएं हैं, यानी इसको बोलते हैं सीव सेल्स। दूसरा है चालनी नलिका जिसको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। ये छिद्रित यानी इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। भित्ति वाली और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। और इसी के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट पाई जाती है। अगर कई बार पूछ लेते हैं सीव प्लेट कहाँ पाई जाती है तो सीव प्लेट फ्लोएम में पाई जाती है। और अगर ये पूछे कि सीव प्लेट फ्लोएम के किस पार्ट में पाई जाती है तो सीव प्लेट फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में पाई जाती है। इसके जो बाकी जो 3 पार्ट हैं वो है साथी कोशिकाएं। साथी कोशिकाएं को हम कंपेनियन सेल्स भी बोलते हैं। साथी को हम बोलते हैं ना कंपेनियन, तो इसलिए यहाँ पर साथी सेल का मतलब हो गया कंपेनियन सेल्स, जो फ्लोएम की जो अन्य ऊतक है उसके साथ रहती है और ये भी लंबी और जीवित होती है। इसमें केंद्रक, इसकी स्पेशलिटी है, इसमें केंद्रक और जीवद्रव्य होता है। जिसमें केंद्रक और जीवद्रव्य होता है ऑटोमेटिकली वो तो लिविंग ही होगी। इसका काम है भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है जो प्लांट है उसको सहारा देना और उसको सुरक्षा प्रदान करना।
फ्लोएम रेशे होते हैं या डेड रेशे होते हैं जो पौधे के लिए यांत्रिक सहारे का काम और उसके आंतरिक अंगों को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। वार्षिक वलय, वार्षिक वलय होता है एनुअल रिंग्स, यानी जब पौधे की ग्रोथ होती है, साल दर साल ग्रोथ होती है पौधे की, तो हमें कैसे पता चले कि पौधा कितने साल का है? हम पौधे को देख के उसकी उम्र को हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ को देखकर उसकी उम्र का हम तभी नतीजा निकाल सकते हैं जब हम उसका अवलोकन करें या हमें हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक हो जिसके द्वारा हम उसको ज्ञात कर। जैसे पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए हम उसके सींगों और उसके दांत या उसके खुरों से देख सकते हैं। आदमी की पहचान करने, आदमी की उम्र का ज्ञात करने के लिए उसके जो दांत है या और किसी माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। लेकिन पौधे को हम देख कर कैसे बताएं कि पौधा कितने साल का है या पौधे की उम्र क्या है? तो उसके लिए हम उसकी जो एनुअल रिंग्स होती है उसको गिनकर हम पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं। पौधों की जो वार्षिक वलय होती है, यानी एक साल के अंदर पौधे के अंदर वार्षिक वलय बनती है, 2 वार्षिक वलय बनती है। एक जो बसंत ऋतु की होती है, एक शरद ऋतु की होती है। एक स्प्रिंग सीजन एंड जो नेक्स्ट है वो ऑटोमन सीजन में जो बनती है उसे हम रिंग्स बोलते हैं। वार्षिक वलय का जो अध्ययन होता है, जो एनुअल रिंग्स की जो स्टडी होती है, उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है? ये वार्षिक वलयों के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स साइंस, उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। वार्षिक वलयों का जो निर्माण होता है वो इस कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से होता है। अब कैम्बियम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंदर एक पट्टी सी होती है जो पूरे जो स्टेम होता है उसकी गोल संरचना में पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है। जैसे ये एक मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ जो पट्टी होती है ये कैम्बियम होता है। ये सपोज करो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसके बीच में ये पूरी कंटिन्यूस पट्टी होती है, इसको हम कैम्बियम पट्टी कहते हैं। इसकी वजह से जिन पौधों के अंदर कैम्बियम पाया जाता है उसको हम वेस्कुलर बंडल्स की श्रेणी में ऊपर जाइलम है और नीचे इसमें फ्लोएम होता है, बीच में कैम्बियम की पाई जाती है। वार्षिक वलयों की जो गिनती करके हम किसी भी पेड़ की उम्र का निर्धारण या उसकी एज का निर्धारण कर सकते हैं। बसंत यानी स्प्रिंग, शरद मीन्स ऑटोनम सीजन में बनने वाली लकड़ी के वलयों को मिलाकर वार्षिक वलय बनता है। यानी बसंत ऋतु की जो रिंग है और इसकी जो है ना शरद ऋतु की जो रिंग है, उन दोनों को रिंग को जोड़कर हम पौधे की उम्र का निर्धारण करते हैं। यानी इस प्रकार 2 कास्ट बनती है, एक बसंत कास्ट यानी स्प्रिंग वुड और एक ऑटोमन वुड। उनको देखकर हम इसके आयु का, अब इसका जो चित्र देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास सामने एक चित्र नज़र आ रहा है। ये जो लकड़ी का गट्ठर है, लकड़ी का एक ये ट्रांसवर्स इसकी कटिंग की हुई है, ट्रांसवर्स काट है, अनुप्रस्थ काट है इसकी, जैसे आडी काट है, लकड़ी का गट्ठा उसको काटा हुआ है। इसका पूरा ये जो बाहर की लेयर दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं बार्क, यानी इसको हम पौधे की छाल बोलते हैं। ये थोड़ी मोटी होती है, जगह जगह से कटी फटी होती है, इसको हम आसानी से हाथ से उखाड़ सकते हैं। इसको हम देसी भाषा में छोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ा, या हम हिंदी में इसको छाल कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, इसको इंग्लिश में हम बार्क कहते हैं, हिंदी में हम इसको छाल कहते हैं। ये जो इसके नीचे ये फ्लोएम पार्ट है, ये इसका फ्लोएम है। इसके बीच में फ्लोएम के नीचे कैम्बियम है, उसके नीचे फिर ये जाइलम है। जाइलम वाला पोर्शन कौन सा है? और ये जो शेप वुड है ये वाटर शेप होता है, ये हार्ट वुड। हाँ एक है ये जो लाइन आ रही है इसको हार्ट वुड बोलते हैं। यानी पौधे की जो शुरुआत कहाँ से होती है? उसके बीच से होती है। यानी पौधे की जो सबसे पुरानी जो लकड़ी है वो यहाँ होती है। कहाँ होती है? बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि पौधे की जो मोटाई होगी वो यहाँ से बढ़ती है ऐसे। पहले ये रिंग बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर इस प्रकार से जो इसकी जो उम्र का निर्धारण होता है वो इसकी रिंगों को गिनने से होता है। यहाँ पर जो वुड होती है उसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन या बिल्कुल ब्लैकिश होती है, इसलिए हम इसको हार्ट वुड कहते हैं, क्योंकि इसका जो हार्ट है वो यहाँ है, बिल्कुल डार्क कलर का होता है। ये बिल्कुल ये डेड होता है। इसके अंदर कई बार टेढ़े मेढ़े खांचे भी बने होते हैं, बीच में कटफट होते हैं। धीरे धीरे ये बीच में से पोली होने लग जाती है या ये डेड होती है। सेंटर ऑफ द ट्री सपोर्ट फॉर ट्रीज।
ये मार्किंग ब्रांचेस फॉर ग्रू हीयर्स। उसके बाद में थिक रिंग्स होती है, इसमें दो रिंग्स होती है, एक मोटी रिंग्स होती है, एक थिन रिंग होती है। मोटी रिंग वो होती है जब पौधे को प्रॉपर मात्रा के अंदर पानी की सप्लाई होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी मोटाई बढ़ जाती है ना। ये थिक रिंग है, यानी ये मोटी रिंग है, यानी यहाँ पर रिंग की जो मोटाई है वो बढ़ी हुई आपको दिख रही है। ये देखिए, यही यहाँ का मार्जिन है, ठीक है। ये मोटी रिंग है, थिक रिंग है। और यहाँ पर ये जो है ये थिक रिंग है, यानी यहाँ पर जो गैप है वो कम है, इसलिए इसको हमने थिन रिंग बोला है, इसको पतली रिंग है। इस प्रकार से एक मोटी रिंग और एक पतली रिंग, एक मोटी रिंग और एक पतली रिंग को मिलाकर 1 साल का निर्धारण होता है। यानी अब किसी पौधे के अंदर 20 रिंग है ना, तो 20 रिंग है तो इसका मतलब उसमें एक पतली और छोटी रिंग है, तो दोनों को काउंट करने से 20 रिंग बन जाएगी। तो इस प्रकार उसकी उम्र कितनी होगी? 10 साल। एक रिंग बड़ी, एक रिंग छोटी, दोनों रिंग को मिलाते हैं तो 1 साल बनता है। इस प्रकार से इन रिंगों को गिनकर हम किसी भी पौधे की एज को डिटरमाइन या एज का इसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। आज का टॉपिक बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पादप और उसके भाग का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।